अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। जैसे कि माह रमज़ान की आमद है, तो हमने सोचा क्यों ना रमज़ान के हवाले से सेहत के मामलात पर बात की जाए। नाज़रीन, रमज़ान मुसलमानों के लिए एक बहुत बाबरकत और मोतबर महीना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने इसके फ़वाइद व बरक़ात से इस्तफ़सार करने के बजाय इसको एक मेले का रंग दे दिया है। यही वजह है कि रोज़ा रखकर तक़वा हासिल करने के बजाय हम गैर ज़रूरी और गैर सेहत बख्श अशिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान में भी हमारी सेहत मुतासर होती है। जबकि इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़िट रहना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है रमज़ान और ज़ियाबतीज़। ज़ियाबतीज़ एक दायमी मर्ज़ है और कुछ मरीज़ों के लिए रोज़े रखना ख़तरनाक भी साबित हो सकता है या उन्हें सेहत के हवाले से शदीद मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। शुगर के मरीज़ जब रोज़ा रखते हैं तो उनके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, उन्हें क्या रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, क्या रोज़े के दौरान शुगर चेक की जा सकती है या उन्हें सहरी अफ्तार में कोई स्पेसिफ़िक डाइट लेनी चाहिए। और इन सब पर बात करने के लिए आज हमने दोबारा से अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर शकील अहमद को। ही इज़ अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सर्विंग एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्राइमरी केयर डायबिटिक एसोसिएशन इन पाकिस्तान। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने का, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी ये किताब लॉन्च हुई है जिसका उन्वान हमारे आज के शो के मुतालिक ही है जी। और नाज़रीन, आज शो के टाइम की कमी के बायस हम मेन चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन अगर आप मज़ीद डायबिटीज़ और रमज़ान के हवाले से जानना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की ये किताब है, जो अगर हम जो नंबर मेंशन करेंगे उस पर अगर आप डायल करके ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, पहले आप ये बताएंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? देखिए, आज से कुछ बरस पहले तक तो ये ख्याल था कि डायबिटिक पेशेंट रोज़ा नहीं रखें, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो उससे ये पता चला कि डायबिटिक पेशेंट मेडिकल सुपरविज़न में अपने डायबिटोलॉजिस्ट की मशवरे के मुताबिक जो है वो रोज़ा रख सकता है। देखिए, अगर हम कुरान शरीफ में इसका सबूत लाएं तो फ़तेह मोहम्मद जालंधरी साहब का तर्जुमा है सूरह बकरा का कि ए ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। आगे है कि और जो सफ़र में हो और या बीमार हो तो बाद में इसकी तादाद पूरी कर ले। डायबिटीज़ तो कभी ख़त्म होनी ही नहीं है। फिर इसी आयत के अगले हिस्से में जो बात है वो सबसे अहम है कि और जो कोई शौक़ से नेकी करना चाहे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है, और अगर तुम समझो रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए हक़ में यही बेहतर है। तो इसका मतलब ये हो कि अल्लाह ताला भी ये कहता है कि अगर आप बीमार हैं या सफ़र में हैं, लेकिन आपकी बीमारी की कैफियत ऐसी है कि आप ज़िंदगी के तमाम अमूर जो है वो अदा कर रहे हैं, सफ़र है, बहुत सहल सफ़र है, अगर आप शौक़ से रोज़ा रखना चाहते हैं ठीक है, आप उसमें रख लें, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। तो मतलब डायबिटीज़ में भी डॉक्टर साहब किन उस पे हम क्राइटेरिया पे पेशेंट्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि भाई ये पेशेंट तो बिल्कुल ही नहीं रख सकता? देखिए, ये इस पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पिछले 3 महीने के दौरान ही उनकी शुगर इतनी गिरी कि अस्पताल जाना पड़ा, शुगर हाई होने की वजह से कोमा हुआ था, या जिनका रिसेंटली जो है बाईपास हुआ है, या कोई किसी पेचीदगी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा, तो उन मरीज़ों के लिए जो है रोज़ा निस्बतन ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ वो जो बुज़ुर्ग साहिबान आते हैं डायबिटिक पेशेंट, वो इतनी उसके बावजूद भी इतना इंसिस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं मर जाऊँगा, रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसी सूरत हाल में फिर हम उन्हें वार्न कर देते हैं कि देखें भाई ये पेचीदगियाँ हो सकती हैं, इनको आप मद्देनज़र रखिए, और क्लोज़ मॉनिटरिंग के साथ उनका रोज़ा बहुत ज़रूरी है कि क्लोज़ मॉनिटरिंग हो। अच्छा डॉक्टर साहब, रोज़ा जो भी, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि रमज़ान से पहले वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें या क्या एहतियाती तदाबीर अभी से शुरू कर दें कि वो आगे रोज़ा रखने के लिए फ़िट हो। देखिए, ये शाबान का जो महीना है बेसिकली ये इसीलिए होता है कि आप इसमें शाबान में रोज़ा रखें और देखें कि आप उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अपने शुगर के कंट्रोल को बेहतर बनाइए, अपने मतलब कि तमाम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जारी रखें, अपने आप को फ़िट रखें, डाइट पर कारबंद हों, तो आप रमज़ान की तरफ आसानी से मूव कर सकते हैं डायबिटीज़ के साथ भी।
तो जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं वो अभी से टेस्टिंग रोज़े रख के जी देख लें कि वो इस चीज़ को बेयर कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, जी या जी उनके लिए बिल्कुल मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? देखिए, शुगर गिरने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। आम तौर पर शुगर जब 70 मिलीग्राम डेसीलीटर से नीचे होती है तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, शुगर का गिरना। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी 400 शुगर चल रही होती है, तो जब उनकी 150 पर भी आती है, 150 पर भी आती है, तो उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ती है, हाथों पैरों में लर्जा आने लगता है, अनयूजुअल फीलिंग होती है जो पहले कभी नहीं होती। ख़ास तौर पर वो जो इंसुलिन ले रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इंसुलिन पैदा करने वाली गोलियां जिन्हें सल्फोनाइल यूरिया कहते हैं ले रहे होते हैं, इन मरीज़ों में हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग रोज़ा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हाइपोग्लाइसीमिया रोज़े के दौरान हो सकता है, तो इसके लिए पेशेंट क्या अवेयर रहें कि क्या चीज़ें नोट करें कि मुझे मैं हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहा? देखें, यही जो अलामात बताई, यही अलामात वो देखें कि अगर ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं और फिर चेक करें। और जो रमज़ान स्टडी ग्रुप है और जो डार गाइडलाइन है वो ये कहती है कि अगर आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, ठीक है ना, रोज़े में, तो आप उसी वक्त रोज़ा खोल दीजिए। लफ्ज़ तोड़ना नहीं बल्कि खोलने का कहा है। और उलमा किराम की राय ये है कि आपने जो रोज़ा खोला उसके बदले में सिर्फ एक रोज़ा आपको रखना होगा, तो उस अपने आप को मुशक्क़त में ना डालें। तो बेहतर है कि अगर इतनी हो तो आप अपनी शुगर को रोज़े को खोल दें। अच्छा, क्या रोज़े के दौरान ब्लड शुगर चेक की जा सकती है? देखिए, उलमा किराम की राय यही है कि दौरान रोज़ा शुगर चेक की जा सकती है। इसमें कोई गुनाह या कोई रोज़ा टूटने या मकरूह होने का कोई ख़तरा नहीं है। ओके। अच्छा, और हाइपरग्लाइसीमिया क्या है डॉक्टर साहब, और इसकी क्या अलामात आती है? देखिए, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये होता है शुगर का बढ़ जाना। ठीक है, जब हाइपर लफ्ज़ आता है ज़्यादा, तो इसमें भी अलामात तकरीबन इसी तरह की होती हैं। लेकिन ख़ास तौर पे हाइपरग्लाइसीमिया में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और यूरिनेशन, पेशाब बार बार आता है। ठीक है, हाथों पैरों में लर्जा नहीं आता लेकिन कमज़ोरी की कैफियत होती है, पसीना बहुत आने लगता है। क्योंकि देखिए, रमज़ान में डायबिटिक पेशेंट को 3 थ्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं: शुगर का गिर जाना, शुगर का बढ़ जाना और इसके साथ साथ पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। ये 3 मतलब कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा रहता है। बढ़ने की वजह से कोमा हो सकता है, कम होने की वजह से कोमा हो सकता है। तो माहिरीन की राय ये है, जो डार गाइडलाइन है, रमज़ान स्टडी ग्रुप है, उनकी राय ये है कि अगर आपकी शुगर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो उसको रोज़ा उसी वक्त खोल देना चाहिए। और कम, अगर 70 से कम हो जाए तो खोल लेना चाहिए। गाइडलाइन यही है, गाइडलाइन यही है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि शहरी में हमारे यहाँ, क्योंकि ये गाइडलाइन इंटरनेशनल है, हमारे यहाँ का सिनेरियो ना ज़रा मुख्तलिफ है। हम अगर देखें तो रोज़े के रखने के बाद, शहरी के बाद अगर पेशेंट की शुगर चेक करें तो वो अमूमन 250-300 के करीब ही आ रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर शाम के टाइम ऐसा हो रहा है और पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही तो रोज़ा खोल देना चाहिए। अगर पेशेंट स्टेबल है, यानी उसको कोई मसला नहीं हो रहा, तो आराम से उससे सुकून करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। आधे घंटे बाद अगर वो शुगर चेक करता रहे ताकि उसका स्टेटस पता चलता रहे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, दोनों के सिम्टम 19-20 करीब हैं, हाइपो के भी हाइपर के भी, तो एक पेशेंट कैसे डिस्टिंग्विश मैंने आपको बताया ना कि हाइपरग्लाइसीमिया में यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगी। ओके, ठीक है, जबकि हाइपोग्लाइसीमिया में ऐसा नहीं होगा। हाइपोग्लाइसीमिया हाथों पैरों में लर्जा होगा और हाइपरग्लाइसीमिया में पसीना और कमज़ोरी होगी। हाइपरग्लाइसीमिया में भी भूख लग रही होगी और हाइपोग्लाइसीमिया में भी भूख लग रही होगी। ठीक है ना। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया तो ऐसी सिम्टम्स होते हैं कि मरीज़ ने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं ऐसा देखा होता, उसकी एकदम फीलिंग चेंज हो जाती है। अच्छा, हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि रोज़े के दौरान ब्लड शुगर चेक की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो कब करनी चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल? देखिए, शुरू में उसको ये करना चाहिए कि सहरी खाने से पहले करें, सहरी के 2 घंटे बाद करें, ज़ोहर में करें, रोज़ा खुलने से पहले करें और रोज़ा खुलने के बाद। इन औकात में अपनी वो शुगर चेक करें और फिर बाद में जब पेशेंट को खुद पता चल जाता है कि मेरी कितनी शुगर है, तो मुझे क्या अलामात हो रही हैं, तो फिर रैंडमली इनमें से कोई टाइम सेलेक्ट कर ले, उसमें चेक करता रहे। ज़रा सी कमज़ोरी फील हो, हाथों पैरों में लर्जा आए या अनयूजुअल फीलिंग हो तो अपनी शुगर चेक कर ले। अलबत्ता ये है कि असर और मगरिब के दरमियान डायबिटिक पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। उसे किसी भी किस्म का हार्ड वर्क या बहुत ज़्यादा चलना फिरना या किसी किस्म की एक्सरसाइज उस टाइम में नहीं करनी चाहिए। तो जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, रमज़ान के शुरू में वो मल्टीपल टाइम अपनी
शुगर को चेक रखें एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे जैसे जैसे रोज़े बढ़ते जाएंगे तो आप खुद समझते जाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस या शुगर लेवल्स क्या हैं, लेकिन शुरू में आप काइंडली उसको मॉनिटर रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उन्हें सहरी के अंदर क्या चीज़ें लेनी चाहिए? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहला सवाल ही ये करता है कि मैं खाऊंगा क्या। ठीक है ना। तो रमज़ान में बहुत ज़रूरी है, देखिए आम हालात में हम पराठा मना करते हैं, लेकिन रमज़ान में हम कहते हैं कि 1 या 2 चमचे तेल का बना हुआ पराठा वो ले लें। अगर पराठा पसंद नहीं है तो सादी चपाती ले लें, ठीक है, या दलिया ले लें। इसके साथ 1 प्लेट या आधी प्लेट सालन ले लें, जो सब्ज़ी या चिकन या मटन का 2 बोटी का बना हो। और चाय जो है ना वो सबसे पहले शुरू में कंज्यूम कर लें, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ चाय सब पीते हैं और इसके बगैर गुजारे। आखिर में चाय पीने से क्या होता है कि पेशाब बहुत बार बार आता है, डायूरेसिस ज़्यादा करती है चाय। तो शुरू में चाय ले लें, उसके बाद इत्मीनान से आखिर वक्त में सहरी करें, ठीक है ना। आप खजला फैनी वगैरह ये चीज़ें जो है शुगर बड़ी तेज़ी से बढ़ाती हैं, उसकी जगह बेहतर ये होगा कि आप सिवैयाँ जो है वो ले लें, या दूध लेकर उसमें सूजी डालकर गर्म करके सूजी की जो खीर है वो बना लें, वो कंज्यूम करें तो वो देर से हजम होती है। अच्छा। जी हाँ, चाहे तो मतलब चाय पसंद नहीं है तो आप लस्सी भी ले सकते हैं, 1 गिलास लस्सी ले लें, 1 कप दही की बनी हुई, पानी और दही मिलाकर उसमें दूध ना डालें, नमकीन लस्सी ले लें या स्वीटनर डाल के लस्सी ले लें। तो इस तरीके से आप भरपूर मतलब एक सहरी करें। डायबिटिक पेशेंट को कभी भी सहरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ तो यार हमने तो शाम में खाना खा लिया तो सहरी की क्या नहीं है। डायबिटिक पेशेंट ने अपनी दवाइयाँ लेनी है, लिहाजा उसको सहरी करना ज़रूरी है। कभी भी नेवर एवर बग़ैर सहरी का रोज़ा मत रखिए, क्योंकि इससे शुगर गिरने का ज़्यादा खदशा है। और ये भी ना कीजिए कि सहरी में बिरयानी और खजले और फैनी खाएंगे तो उससे शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और बाज़ लोगों का ये होता है कि भाई रमज़ान है, हमें तो दवा की ज़रूरत नहीं, दिन में तो हम कुछ खाएंगे नहीं। नहीं, ये गलत है। आपके डॉक्टर ने जो दवा तजवीज़ की है उस दवा को ज़रूर लीजिए। और अपनी दवाओं का रमज़ान से पहले, जैसे आपने कहा था क्या तैयारी करें, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उससे पूछिए कि रमज़ान में मैंने अपनी दवाइयाँ कैसे खानी है। कभी भी सेल्फ एडजस्टमेंट ना कीजिए, सेल्फ एडजस्टमेंट से आपको नुकसान हो सकता है, लिहाजा डॉक्टर के मशवरे से जाएं। अब लगे हाथों हम इफ्तार का भी बता दें, ये अगला सवाल, ठीक है ना। इफ्तार को भी हम यहीं पर, इफ्तार में क्या तली हुई चीज़ें खा सकते हैं या मीठी चीज़ें खा सकते हैं? देखिए जहाँ तक मीठे की बात है ना, तो देखिए मीठी चीज़ें तो डायबिटिक पेशेंट को लेनी ही नहीं है। अलबत्ता स्वीटनर डालकर वो जो है कुछ भी बना सकता है, लेमोनेड बना सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इतना बड़ा तरबूज का टुकड़ा लेंगे, तकरीबन 100 ग्राम का, रात को उसको 1 गिलास पानी में भिगो दें, उसके बाद उसे ब्लेंड करें और उसको ब्लेंड करें तो वो अच्छा, और उसमें ज़रा सा नींबू डालें तो बहुत अच्छा सेहत अफजा जो है वो ड्रिंक जो है बन जाएगा, स्मूदी टाइप का ड्रिंक जो है वो बन जाएगा और नुकसान भी नहीं देगा। दूसरी अहम चीज़ होती है पकोड़े, के भाई हमने पकोड़े तो ज़रूर खाने, तो ठीक है आप शैलो फ्राई करके बनाएं, वेजिटेबल के बनाएं और 2-3 से ज़्यादा कंज्यूम ना करें। फिर डेली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज़ ये होती है कि समोसा हमने ज़रूर लेना है, समोसा या रोल, ठीक है भाई। एक दिन अगर पकौड़े लें तो दूसरे दिन समोसा ले लें, लेकिन बाजार का समोसा नहीं लेना। घर के आपने वेजिटेबल, चिकन वेजिटेबल का समोसा बना लीजिए जो शैलो फ्राई हुआ वो हो, ठीक है। इसी तरीके से या रोल बना लें अगर रोल पसंद है, शैलो फ्राई हुआ हो, कम से कम तेल में ब्रश लगाकर उसे ऑयल का ब्रश लगाकर ऐसे बनाइए, आप वो ले लीजिए। थोड़े से छोलों की चाट ले लीजिए। रोज़ा खोलने के लिए 1 खजूर इस्तेमाल की जा सकती है, खजूर से कोई मसला। खजूर का मुझे पूछना था जी कि हाँ, क्या ये लोग बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं कि सहरी में भी? देखिए अल्लाह ताला कहता है मियाना रवि इख्तियार करो, तो हमें पहले ही डाइट वहाँ से बता दी है ना। तो हमने 1 खजूर जो है वो इस्तेमाल करनी है। डायबिटिक पेशेंट खजूर से रोज़ा खोल सकता है। और जो लोग नाश्ते से पहले दवा लेते हैं सुबह में, वो दवा इफ्तार के शुरू में लेनी है, ठीक है। इफ्तार के शुरू में लेनी है, पानी या खजूर से रोज़ा खोल कर वो गोली खा लें, और नाश्ते के बाद वाली गोली जो है वो इफ्तार करने के बाद ले लें। फ्रूट चाट, ठीक है, फ्रूट चाट लीजिए। अब रोजाना खा सकते हैं? जी ले सकते हैं, लेकिन रोजाना फ्रूट चाट हेल्दी है, रोजाना ली जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है हम उसमें क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, ये हरगिज़ ना करें। आप नमक चीनी ना डालिए, आप फ्रूट लें, उसकी चाट बनाए, एक बाउल बनाए छोटा, और उसमें लीमू डालकर, ठीक है ना, लीमू डालकर वो चाट कंज्यूम करें, तो आप डेली ले सकते हैं। तो डेली एक बाउल, हाँ, एक दिन छोले, एक दिन आपने पकौड़े लेने, तो दूसरे दिन समोसे या रोल लेने, तीसरे दिन आपने छोले लेने। तो देखिए छोले भी रोज नहीं खा सकते? छोले रोज लिए जा सकते हैं, बिल्कुल रोज लिए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ प्याज वगैरह उनमें डालकर अच्छे तरीके से आप छोले भी ले सकते हैं। आप चाहें तो लोबिया की चाट बना लें, वो उससे भी ज़्यादा हेल्दी होती है,
काले छोले, सफ़ेद छोले, कोई से भी हो, वो आप डेली छोले ले तो सकते प्रोटीन्स है, जी तो हाँ, वो आप प्रोटीन भी daily होते हैं और basis हाई पे ले फाइबर सकते होते हैं। हैं, आप ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये दही बल्ले, दही बड़े और ये सब चीज़ें खा सकते हैं? देखिए, डायबिटिक पेशेंट थोड़ी मिकदार में कंज्यूम कर सकता है। अगेन वही, जो बने हुए हों उन्हें आप घर के बने हुए घर के हों। बने हुए हों, कम ऑयल में बने हुए हों, तो ठीक है, आप मतलब है कि दही बल्ले और ये जो है दही फुल्कियाँ, ये आप ले सकते हैं। भाई जबर नहीं करना है आपने, जो भी चीज़ लेनी है मियाना रवि से लेनी है, एक दिन ले ली तो अगले दिन नहीं लें, देखिए, alternate ले मैं आपको लें। एक बात बताऊं ना, जब अब कहते हैं डॉक्टर साहब आपने 2 पकौड़े खाइए, तो 2 पकौड़े तो खाने बताए तो हो ही नहीं सकते। देखिए, हम क्या करते हैं कि हम तेज़ी से खाते हैं। अगर आपको अपनी भूख को कम करना है तो आप खाने को ज़्यादा देर तक मुंह में चबाते रहें, उसे रोल करते रहें, एब्जॉर्प्शन यहीं से होगा, टेस्ट यहीं से जाएगा आपको, तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा। आराम से करें। सबसे पहले आप फ्रूट चाट कंज्यूम करें, छोले वगैरह ना लें, ठीक है। पानी लिया, फ्रूट चाट ली, फ्रूट चाट के बाद आप मतलब जो फ्राइड चीज़ें, क्योंकि देखिए फ्राइड चीज़ें जो होती हैं, इनका एक बड़ा सबसे नुकसान ये होता है कि ये गैस ज़्यादा पैदा करती हैं। अब तरावियाँ पढ़नी है, ठीक है ना, तरावियाँ पढ़ने बार बार आपका वज़ू टूटेगा, तो लिहाजा इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। मियाना रवि से करें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना, कर सकते हैं। हाँ। हम लोग तो, हमारा तरीक़ेकार होता है शरबत पिया और खजूर से रोज़ा जी, खोला, जी। फौरन फ्राइड पे टूटे पहले, और हाँ, ये उसके बाद हम बता दो कि ये जो डाइट शरबत शरबत आते हैं, जी, जी, ये जी, इंतहाई मेरा। नुकसान देते हैं। डाइट का मतलब ये होता है कि वो शुगर फ्री नहीं है, उस पर लिखा हुआ है डाइट। डाइट ये कहते हैं ना, हम डाइट कर रहे हैं तो हम चीज़ें कम करते हैं, हाँ। तो उसमें शुगर होती है, कम होती है। उसके बजाय जैसे मैंने बताया कि तरबूज का जी, बनाया मेरा जा यही सकता था है। कि क्या मशरूबात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। या फ्रूट को पानी में भिगो के रख दें रात में, और सुबह उन्हें ब्लेंड कर लें, तो वो स्मूदी सी जो है वो सहरी में रख दें और इफ्तार में उन्हें इस्तेमाल कर लें, तो वो कोई हर्ज आजकल नहीं। ऑरेंजेस भी अवेलेबल है, तो ऑरेंज जूस पिया जा सकता है डेली बेसिस देखिए, पे? जूस तमाम नुकसानदेह होते हैं। अच्छा। जूस तमाम नुकसानदेह होते हैं। जूस में 2 चीज़ होती है, एक होता है फाइबर और एक होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज। जब आप उसका जूस बनाते हैं तो फाइबर तो आप निकाल कर फेंक देते हैं, और वो उसमें से क्या रह जाता है, ग्लूकोज। बेहतर ये फ्रूट का जूस ना इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया उसकी स्मूदी सी इस्तेमाल कर लें, या फिर आप उन्हें डायरेक्ट इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान नहीं है। एक छोटा ऑरेंज या माल्टा जो है वो डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब हम छोटा सा कहते हैं ना, मरीज इतना बड़ा लेकर आता है, मतलब वो जो 700 रुपये दर्जन मिल रहे हैं ना, वो लेकर आता है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी का ख्याल रखना है, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी का ख्याल रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये लोग ब्राउन शुगर या असली शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, गुड़, ब्राउन शुगर या सफ़ेद शुगर, ये तीनों एक जैसा इफेक्ट रखते हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए इक्वल नुकसानदेह हैं। अच्छा। जहाँ तक शहद की बात है ना, देखिए शहद के बारे में अभी तक हमारी साइंस इस लेवल पर नहीं है कि वो बता सके कि इसे हमें कंज्यूम करना है या नहीं, या ये कैसे काम करेगा। बेहतर है कि ना इस्तेमाल किया जाए। हाँ, अगर आपकी शुगर गिर रही है या शुगर कम हो जाती है तो 1 चमचा आप उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब शुगर गिर जाएगी, आपने रोज़ा खोलना है, और सूरत हाल में 2 चम्मच चीनी, चाहे शरबत बनाएं या कुछ भी बनाएं, जामे शीरी बनाएं, या फिर आप शहद बन लें या 1 गुलाब जामुन लें, कोई एक चीज़ कंज्यूम कर लें। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जो शुगर गिरी, तमाम लोग एक पैनिक मचा देते हैं, मतलब उसको गुलाब जामुन भी खिला देते हैं, उसको एक गिलास शरबत भी पिला देते हैं, उसको मतलब एक टैंक भी पिला देते हैं, हर चीज़ उसको पिला दी जाती है। तो नतीजा ये निकलता है, पहले 70 हुई थी, फिर वो 400 से ऊपर चली जाती है। तो ऐसा ना करें, क्वांटिटी का ख्याल रखें। अच्छा, रोज़ा खोलते हुए हमने ये बात कर ली कि मीठी चीज़ों को अवॉइड करना है। फ्रूट का मीठा लेना, फ्रूट नेचुरल मीठे जो है वो नेचुरल, उसमें ये जो आर्टिफिशियल आप जो ऐड ऑन करके, जी बिल्कुल, ये हरगिज़ ना अवॉइड करें। जो दही फुल्की भी बना रहे हैं वो नमकीन ही रखें। हाँ, नमकीन ही रखें, है ना। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मीठा पसंद है तो ठीक है, आप उसमें आजकल बहुत से स्वीटनर मिलते हैं, आप स्टीविया या अदर मतलब ये है ना, तो वो आप ड्रॉप्स डालकर आप कंज्यूम कर लें। देखिए ना, शुगर ने तो सारी जिंदगी रहना है, ठीक है ना। अगर कभी शुगर कम हो जाती है तो फिर आप जो है वो ठीक है, चीनी एंजॉय करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीज़ के मरीज रोज़े की हालत में या रमज़ान के महीने में डिहाइड्रेशन से कैसे बचें? देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि रमज़ान में क्या है कि दिन रात और रात दिन बन जाता है। नाश्ता हम सुबह में करते हैं आम दिनों में, लेकिन रमज़ान में जो इफ्तार होता है वो हमारा नाश्ता होता है। इफ्तार से लेके सहरी तक कम से कम 8 गिलास ऑफ वाटर पीते रहें, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, ठीक है ना। और जो गुर्दों के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उन्हें पानी कम कंज्यूम करना है, ठीक है। बाकी सेहतमंद अफराद आज 6 से 8 गिलास जो है वो सहरी से इफ्तार, यानी इफ्तार से सहरी खाने तक मतलब कि इतना पानी कंज्यूम करें, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें,
तो वो उनके हक में बेहतर है, यूरिन भी ज़्यादा पास नहीं होगा और पानी की कमी भी पूरी होगी। दूसरी बात है कि दिन में अगर आप कहीं जाते हैं तो आप ज़्यादा वॉक धूप में ना करें, साए में चलें, ठीक है, साए में चलें। शुगर को कंट्रोल रखेंगे, शुगर बढ़ने से पसीना आता है, डिहाइड्रेशन का इम्कानात काफ़ी होते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो है खून लोथड़ा बन जाता है, वो जाके दिल में फंस सकता है, कहीं फंस सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लिहाजा बी हाइड्रेटेड सिंस मतलब है कि इफ्तार टू सहरी, ठीक है, एटलीस्ट 8 गिलास पानी पीना है। 2 लीटर की बोतल अपने पास रखें ताकि आप खुद उसको मॉनिटर कर सकें कि आपने वाकई 8 गिलास पानी कंज्यूम किया है कि नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो इंसुलिन लोग लेते हैं या ओरल दवाएं लेते हैं अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो उनके औकात बिल्कुल बदल जाते हैं। जी कि जैसे आपने कहा, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक गोली नाश्ते से पहले लेते हैं और एक नाश्ते के बाद लेते हैं, तो आपने क्या करना है कि उसकी वो जो एक गोली नाश्ते से पहले है उसे आपने इफ्तार से पहले या इफ्तार के शुरू में, इफ्तार के शुरू में, और जो नाश्ते के बाद वाली थी वो इफ्तार के बाद ले लेनी है। मतलब इफ्तार के शुरू में ही लिया, एक शुरू में लिया और एक इफ्तार के बाद या डिनर के बाद ले लें। डिनर जरूर करें, ठीक है ना, हल्का फुल्का डिनर जरूर करें। मैंने अपना अगला सवाल था, हम उस पर एलिब्रेट कर देंगे। इसी तरीके से अगर एक गोली आप शाम में लेते थे और नाश्ते रात खाने से पहले लेते थे आम दिनों में और रात खाने के बाद लेते थे, तो उसको आप जो है इफ्तार सहरी में ले जाएंगे, ठीक है। जो गोली नाश्ते से पहले लेते थे उसकी हाफ गोली सहरी के शुरू में, और जो रात खाने के बाद लेते थे उसे आधी गोली सहरी खाने के बाद कर लें। यही मामला इंसुलिन का होता है, लेकिन इंसुलिन में थोड़ी एडजस्टमेंट करना पड़ती है कि जो नाश्ते से इंसुलिन का हमेशा नाश्ते से पहले लिया जाता है, तो अगर आप मिक्स ले लें तो जितनी ले रहे हैं सुबह नाश्ते से पहले उतनी ही मतलब इंसुलिन आप क्या करें कि आप ले लें इफ्तार के शुरू में। इफ्तार से पहले भी ली जा सकती है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन काम करने में देर लगाती है। अगर आप एनालॉग इंसुलिन ले रहे हैं तो आपने फ़ौरन ही 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले रोज़े से ले लेनी है, और अगर आप हीमोलिन इंसुलिन लगा रहे हैं तो आप रोज़े से आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले जब आप दस्तरखान पर बैठ जाते हैं तो आप इंसुलिन लगा लें, क्योंकि उसका फंक्शन ही आधे घंटे में होगा, एनालॉग का 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो लोग एक इंजेक्शन ले रहे होते हैं, तवील दौरानिये की इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो 15 से 30% कम करके रात में ही ली जाती है। फिर आप इंसुलिन जो इफ्तार में ले रहे थे, यानी रात खाने के बाद ले रहे थे, सॉरी, जितनी अमाउंट आप रात खाने के बाद ले रहे थे उसकी हाफ अमाउंट आप सहरी में ले जाएं। अच्छा। उसकी हाफ अमाउंट। लेकिन इंसुलिन लगाने वालों को बी केयरफुल रहना है, अपनी मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी है, और हाइपर और हाइपो के सिम्टम्स को मद्देनज़र रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि शुगर बहुत ज़्यादा गिर जाए। वैसे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर टाइप 2 पेशेंट है। टाइप 2 पेशेंट में शुगर बढ़ने से इतना मसला नहीं हो रहा होता फौरी, शुगर गिरने से टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को ही यकसा खतरा होता है। अच्छा, जो रमज़ान में ये डायबिटिक पेशेंट्स को अपना डाइट, जैसे अफ्तार किया, अफ्तार के बाद रात में खाना कुछ लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए। 3 मील्स रखनी जी, 3 मील रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दवा ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं। ज़्यादा बेहतर तो ये कि बाज़ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि इफ्तार के साथ ही खाना कंज्यूम हो जाता है, वो तो बहुत ही अच्छा है मतलब। लेकिन अगर आप नहीं लेते तो एटलीस्ट नमाज़ पढ़ने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 15-20 मिनट बाद आप एक मील ले लें, जिसमें एक चपाती हो, थोड़ा सा सालन हो, थोड़ी सी मतलब कि जो है वो सैलड हो, ये ले लें। या फिर एक बॉल जो है वो राइस हो, उबले हुए राइस, उसे खूब ज़्यादा सैलड के साथ छोले वोले, और सैलड जो है वो सैलड रशियन सैलड नहीं है, आम सैलड है, जिसमें ठीक है, आम सैलड से मुराद ये कि तमाम मतलब कि जो है वो सब्जियां आप ले सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां, जैसे मतलब कि ककड़ी है, खीरा है, तुरई है, ये ली जा सकती है। बहुत सारी सब्जियां, तुरई जो है वो आप आम तौर पे जो सिंधी तोरी जिससे कहते हैं भेह कहते हैं, आप उसको स्टीम कर लें। स्टीम करके राइस के साथ काली मिर्ची और नमक डाल कर लें मामूली मिकदार में। अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक उसमें ना डालें, तो वो अच्छा टेस्टी बना कर लें खाना। फिश कंज्यूम कर सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं। बल्कि सिंध में तो वो लोग मतलब कि लाजमी तौर पर जो है रात में फ़िश का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये इन मरीज़ों को रमज़ान में वर्जिश करनी चाहिए? देखें, 2 कैटेगरी होती है। एक वो मरीज़ हैं जो तरावी पढ़ते हैं। तरावी पढ़ने वाले मरीज़ों को वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं होती, एनफ हो जाती है। जो तरावी नहीं पढ़ रहे उन्हें चाहिए कि जैसे मगरिब का आपने क्या कहते हैं वो मगरिब में आपने रोज़ा खोला, रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो आप ज़रा लंबा चक्कर काट कर, मस्जिद से ही लंबा चक्कर काट कर जो है वो वॉक करते हुए आ जाए।
दूर से और कोई तस्बीह पढ़ते हुए आ जाए तो सवाब का सवाब भी, आपकी वर्जिश भी हो जाएगी। लेकिन एक बात बता दें कि अक्सर मरीज़ ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं भाई असर में अब तो फारिग है, चलो यार रोज़ा खुलने वाला, खाली पेट करनी है तो कर लें। नेवर एवर उस टाइम वर्जिश या कोई हार्ड वर्क हरगिज़ ना कीजिए, ठीक है ना, हरगिज़ ना कीजिए, बल्कि उस वक्त आपको आराम करना है। तो मगरिब की नमाज़ के बाद कर लें। अगर आपका दिल नहीं चाहता मगरिब की नमाज़ के बाद तो ठीक है, सहरी के लिए जल्दी उठ जाएं। सहरी खाने से पहले आप वॉक कर लें, सहरी खाने के बाद नहीं, सहरी खाने से पहले आप वॉक कर लें। 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट जितनी भी वॉक करते हैं, या यूँ भी कर सकते हैं मगरिब की नमाज़ के बाद 15 मिनट सहरी में उठ कर लें। तो इस तरीके से वर्जिश की जा सकती है। लेकिन जो तरावी पढ़ रहे हैं उनके लिए वर्जिश की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनकी वैसे ही एक्सर्शन हो जाती है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या शुगर के मरीजों को नींद और आराम की ज़्यादा ज़रूरत होती है रमज़ान में, या उन्हें अपना ज़्यादा नींद का आराम का देखिए, ख्याल मैं रखना आपको एक चाहिए? बात बता दूं कि हर सेहतमंद आदमी को 7 आवर तो चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को भी इतनी ही चाहिए। लेकिन रमज़ान में एक प्रॉब्लम ये होता है कि इफ्तारी और सहरी के दरमियान कम वक्त होता है, ठीक है ना। अब इफ्तारी और सहरी के दरमियान में जल्दी सो जाएं, दूसरे काम ना करें, जल्दी सोएं, कुछ नींद वहाँ पूरी कर लें। उसके बाद अब सहरी के बाद भी सहरी के बाद या ज़ोहर के बाद अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम में अपनी नींद को पूरा करें। आम तौर पे नींद पूरी नहीं हो पाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन फ्यू डेज़ का होता है, कोई इतना परेशानी की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं और गेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हैं, कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान जी वो रोज़ा रख सकते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, देखिए अल्लाह ताला ने इसकी छूट दी है, इसकी छूट दी है, ठीक है ना, रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर फिर भी रोज़ा रखेंगे तो आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहेंगे, और शुगर बढ़ने की सूरत में 300 से ऊपर हो जाए या फिर 70 से नीचे, तो उस सूरत हाल में आपको रोज़ा खोलने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि वहाँ 2 ज़िंदगियों का मसला है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया दुनिया में आने वाले बच्चे को भी नुकसान देगा। तो अल्लाह ताला ने इसकी छूट दी है, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर आप क्लोज मॉनिटरिंग के साथ डॉक्टर की इजाज़त के साथ जो है आप रोज़ा रखेंगे। और वही सिम्टम्स आएंगे इसमें भी अगर डाउन जी, सिम्टम वही होंगे, तमाम में सिम्टम वही होंगे। ठीक है, तो वही अगर जो खवातीन देख रही हैं और हामला हैं तो वो इस चीज़ की एहतियात रखें। अगर आप रखना चाह रही हैं रोज़े तो अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर रखें और स्ट्रिक्टली मॉनिटर रखें, क्योंकि ये आपकी बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या दूध पिलाने वाली नर्सिंग मदर्स, उनके लिए भी यही हुक्म है, उनके लिए भी यही हुक्म है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ कि रमज़ान जब आता है ना तो पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब बताएं मैं रोज़ा रखूं या ना रखूं। देखिए, ये डॉक्टर का फैसला नहीं है आप रोज़ा रखें या ना रखें, ये आपकी पर्सनल मतलब कि वो है कि आप रोज़ा रखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो हम डॉक्टर्स का ये काम है कि हम आपको बताएं कि आप रिस्क के किस कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क में आते हैं। वो रिस्क बताने के बाद हम आपको बता दें कि भई आप रोज़ा रखें या ना। गाइडलाइन तो ये कहते हैं हाई रिस्क जो पेशेंट है उनको आप कतई मना कर दें कि वो रोज़ा ना रखें। हाई रिस्क में कौन आ रहे हैं? उसमें प्रेग्नेंट वुमेन है, टाइप 1 डायबिटीज़ हैं, वो जो इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है ना, वो जिनके किडनी में मसला है, वो जो कि बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हैं, वो तमाम हाई रिस्क में आते हैं, तो उन्हें मना करें कि रोज़ा ना रखें, गाइडलाइन। मॉडरेट रिस्क में जो इसके बाद वाले आते हैं, जो इंसुलिन की पैदा करने वाली गोलियाँ ले रहे हैं और दीगर लोग इसमें आ रहे, तो उन्हें आप कहें कि भाई आप रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो हम उन्हें क्लोज मॉनिटरिंग के साथ बताएं। और मॉडरेट रिस्क वो होते हैं जो कि खाली टैबलेट ही ले रहे हैं, ऐसी टैबलेट जो कि इंसुलिन पैदा नहीं करती बल्कि आपकी इंसुलिन को यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मेटफॉर्मिन है, जैसे मिसाल के तौर पर SGLT2 इनहिबिटर है, पायोग्लाइटाजोन है, या शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन जो है वो ले रहे होते हैं, वो लो रिस्क में आ जाते हैं, वो आसानी से रख सकते हैं। लेकिन कंसेंसस ये कहते हैं कि इनमें किसी भी रिस्क ग्रुप का, हाई रिस्क का अगर रोज़ा रखना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि बुजुर्गवार 70 साल के थे और उन्होंने मुझे कहा मैं डॉक्टर साहब मर जाऊँगा, रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, तो उस सूरत हाल में हम डॉक्टर का फ़र्ज ये बनता है कि हम उन्हें ख़तरात से आगाह करें और उन्हें बताएं कि देखिए ये नुकसान हो सकता है, इसके लिए आप तैयार रहें और इमरजेंसी में आपने क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि हाई रिस्क भी पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से रोज़ा रख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जितनी भी गाइडलाइन है वो एक्सपीरियंस बेस है, उन पर अभी रिसर्च हो रही है। जैसे कि मैंने 300 शुगर का बताया था, हमारे यहाँ तो 300 मतलब सहरी के बाद अक्सर मरीजों की होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, उन ख़तरात को मद्देनज़र रखना है, डॉक्टर की राय को अवलीन तरजीह देनी है, ठीक है। अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं तो उन ख़तरा से आगाह होकर डॉक्टर से क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है। और डॉक्टर का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो क्लोज़ कॉन्टैक्ट में, आप आजकल तो देखिए मोबाइल्स हैं, व्हाट्सएप हैं, फ्री में है, मतलब आप कॉल करते हैं। लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा कि भी अगर कोई आपको इमरजेंसी होती है तो कॉल करें,
या सिंपल एसएमएस करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है डॉक्टर भी मसरूफ होते हैं और एसएमएस नहीं देख पाते और बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। लिहाजा इस ऐसी सूरत हाल में इमरजेंसी कांटेक्ट करनी। अगर इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं हो पाता तो करीबी हॉस्पिटल में जाएं। ठीक है, करीबी हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते तो ठीक है, आप रोज़ा उस वक्त इफ्तार कर लें, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ट्रैफिक का जो रश होता है, मैं नहीं समझता कि 4 बजे अगर कोई शख्स हॉस्पिटल के नहीं निकलेगा तो वो पहुँच पाए। नहीं, सही, बिल्कुल सही बात है। तो भाई आपने खुद डिसीजन लेना है कि आपने रोज़ा रखना है या नहीं। डॉक्टर आपको मुआविन इस सेंस में हो सकता है कि वो आपको गाइड कर दे कि आप किस रिस्क में फॉल करते हैं और अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो आपने रोज़े को खोल लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी डायबिटीज़ अगर है, टाइप 1 डायबिटीज़, तो वो भी रोज़ा रख सकते हैं? देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ पर काफ़ी डेटा आ गया है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में काफ़ी डेटा आ गया। वही क्राइटेरिया कि उन्हें रिसेंटली हाइपोज तो नहीं हुए या कोमा में तो नहीं गए शुगर हाई होने की वजह से या लो होने की वजह से, इसको मद्देनज़र रखना है। और उन्होंने देखा ये कि स्टडीज़ में रिसर्च ये बताती है कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी रोज़ा रख सकता है, लेकिन वो हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। उसको तमाम ख़तरात को मद्देनज़र रखना है और उन मद्देनज़र रखने के साथ साथ डॉक्टर से क्लोज़ कॉन्टेक्ट रखना है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अपनी डाइट का बड़ा अच्छा ख्याल रखना है। तो जो माएँ देख रही हैं और उनके बच्चों को अगर ऐसी डायबिटीज़ है तो फिर उन्होंने क्लोज मॉनिटरिंग रखनी है, क्योंकि बच्चे तो जी हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों का तो ना खाने का पता होता, ना पीने का पता होता और ना वो बता पाते चीज़ों को। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर डायबिटिक पेशेंट अदर सिस्टमेटिक डिजीज़ जैसे दिल की बीमारी, गुर्दों की बीमारी का शिकार है, तो रोज़े में उन्हें क्या स्पेशल एहतियाती तदाबीर करनी है या जो भी हैं? देखिए जो लोग गुर्दों की बीमारी का शिकार हैं, दिल की बीमारी का शिकार हैं या अदर कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं, उन लोगों ने अपनी दवाइयों को बाकायदगी से लेना है, बंद नहीं करना है। ठीक है ना, अपनी डायबिटीज़ और उस कॉम्प्लिकेशन के स्टेटस को डॉक्टर से डिस्कस करना है कि क्या मैं इस सूरत हाल में रोज़ा रख सकता हूँ। वैसे तो ये किताब आप और डायबिटीज़ में, बल्कि हमने ये सोचा है कि मैं आपके चैनल के थ्रू कह दूं कि अगर कोई भी मुझे एसएमएस करेगा तो मैं व्हाट्सएप पर ये बुक भेज सकता हूँ। ठीक है, बजाय ये कि हार्ड कॉपी हासिल करनी, तो आप उसका फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मिल जाएगी। मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, आप वो नंबर पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें तमाम मतलब ये कि अमराज के साथ बताया गया है कि भाई किस तरीके से आपने रोज़ा रखना है, लेकिन तमाम चीज़ों को अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है और उसकी इजाज़त ज़रूरी है, उसका मशवरा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान के हवाले से तो हमने बहुत सारी बातें कर दी, अब आते हैं ईद उल फितर के हवाले से कि ईद पे ये लोग किस किस्म के खाने या मीठे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ईद आ जाती है तो 1 महीने हमारी आदत बन चुकी है तो हम कम खा रहे होते हैं। ज़्यादा खा रहे होते हैं मेरे ख्याल से। नहीं सॉरी, ज़्यादा खा रहे होते, मैं गलत बोल गया, ज़्यादा खा रहे होते, लेकिन बीच में दिन में गैप होता है, दिन में हम बिल्कुल नहीं कुछ ले रहे होते रोज़े की वजह से। तो जब वो रमज़ान का जो ख़त्म होता है और ईद शुरू होती है, जाहिर सी बात है उनका भी राइट बनता है कि वो कुछ मीठा कंज्यूम करें। तो उस सूरत हाल में अब चीनी का मीठा नहीं लेना है, आप वही स्वीटनर के साथ सेवइयाँ बना लें। ठीक है ना, शीर खुरमा बना लें, दूध में बना लें, उसमें सेवइयाँ डाल लें। आप यकीन करें अगर आप पानी में सेवइयाँ बनाते हैं ना, आम दिनों में भी तो बहुत जायकेदार बनती हैं। हम दूध के साथ और बल्कि हम नेचर को मॉडिफाई करके उसका नुकसान कर देते हैं। फ्रूट को भी दूध में डाल के चाट बनाते हैं, क्रीम में डाल, क्रीम व्रीम की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली मतलब ये कि जो है दिन में यानी ईद के दिन आप शीर खुरमा ले लें, लेकिन वो चीनी में नहीं बनाओ, स्वीटनर या स्टीविया में बनाओ, वो ले लें। थोड़े से छोले ले लें, चाट वाट, ये चीज़ें आप आम लोगों की तरह कंज्यूम करें। अपने शुगर की दवाओं को उसी रूटीन पर ले आइए। ठीक है ना, उसी रूटीन पर ले आना है। नाश्ता आपने भरपूर करना है, यानी जो नाश्ता आपको आम दिनों में कर रहे होते थे, भरपूर से मुराद ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा करें। हलवा पूरी नहीं खानी, हलवा पूरी वगैरह बहुत नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा। देखिए चिकनी चीज़ें खाने से, गोश्त और चिकनी चीज़ें खाने से शुगर ये बढ़ जाती है। ठीक है ना, आप शामी कबाब, ठीक है, अगर बड़े गोश्त के भी बने हुए हैं तो उसमें दाल ज़्यादा डालकर बनाएं। गोश्त 1 पाव है तो दाल आधा किलो या 3 पाव रखें, दाल ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप ये कंज्यूम कर लें। तो डायबिटिक पेशेंट भी सब कुछ ले सकता है। अगर वो कोई चीज़ बहुत ही दिल करता है, चले हल्की फुल्की चख लें, लेकिन बहुत दिल भर कर ना लें। चखने में क्या करें कि उसको आप मुंह में ज़्यादा रखें ताकि उसका टेस्ट फील होता रहे। तो आप इस तरीके से ईद का दिन जो है बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस नोबेल कॉज में शामिल होने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर होगा। आप अपने इर्द गिर्द के हल्का अहबाब में भी इसके बारे में आगाही ज़रूर फैलाएंगे। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।